हेलो स्टूडेंट्स, मैं दौलत गुसाई आप सभी का पुनः स्वागत है डीजी क्लासेस में। क्लास 12th फिजिक्स की यूनिट ऑप्टिक्स को हम शुरू कर चुके हैं। पिछले दो वीडियो में हमने जो कवर किए टॉपिक, उसमें हमने जाना ऑप्टिक्स के बारे में, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, साथ ही हमने जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के नियम के बारे में जाना, स्नेल के नियम के बारे में जाना और फेनोमेनन रिलेटेड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ रोचक घटनाएं थी उनके बारे में जाना जो हमारे दैनिक जीवन में घटित होती हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उस वीडियो को अवश्य देख लें, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आपको सारे टॉपिक क्लियर हो पाएंगे। आज के वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में, साथ ही हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं टॉपिक, और साथ ही हम इसके जो न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल आज हम सॉल्व करेंगे। अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखिए। तो आज हम जानेंगे क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप जानेंगे कि जो इंटरनल रिफ्लेक्शन परावर्तन के बारे में हमने जाना, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो इससे पिछले वीडियो में हमने जो बताया था, या हम पिछला टॉपिक हम थोड़ा सा रिकॉल कर लें। हमने बताया था कि प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब प्रवेश करता है तो उसकी चाल और दिशा दोनों बदल जाती है, यानी उसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड, जो चाल है उसकी प्रकाश की, वो बदल जाती है, साथ ही उसकी डायरेक्शन भी बदल जाती है। इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं, इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसके बारे में हमने जाना था कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मीडियम हमारे पास कुछ भी हो सकता है, रेयर मीडियम हो सकता है, डेंस मीडियम हो सकता है। डेंसर मीडियम हमारे पास कांच हो गया, पानी हो गया। रेयर मीडियम हमारे पास वायु हो गया, विरल माध्यम हो गया जिसको हम विरल कहते हैं। जब माध्यम अलग अलग हो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी पानी में प्रकाश की चाल अलग होती है, कांच में प्रकाश की चाल अलग होती है, वायु में प्रकाश की चाल अलग होती है। इस प्रकार से हम जो है अलग अलग ये जान चुके हैं कि जो है वायु में प्रकाश की चाल हमें पता है, या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। वेलोसिटी जब वाटर में जाती है, पानी में इसकी चाल बदल जाती है, कांच में इसकी चाल बदल जाती है, हमने बताया था 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो इस प्रकार से चाल बदल जाती है, साथ ही उसकी दिशा भी बदल जाती है। इसी घटना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो हमने बताया था अविलंब की ओर झुक जाती है प्रकाश किरण। जो हमारा नॉर्मल होता है उस और जो है किरण हमारे पास जो प्रवेश करती है वो नॉर्मल की ओर जो है बेंट हो जाती है, यानी उस ओर मुड़ जाती है, झुक जाती है। तो हम कहते हैं जो टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी अब जो है नॉर्मल की ओर झुक जाती है। लेकिन जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यानी जब सघन माध्यम, यानी जो डेंस मीडियम है, जिसको हम कांच या पानी ले सकते हैं, डेंस मीडियम से जब विरल माध्यम में यानी एयर में, वायु में प्रवेश करती है, तो जो रेज होती है, लाइट होती है, जो बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी जो है अविलंब से दूर हटती है। उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लेंगे कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम जैसे कांच है उससे विरल माध्यम जैसे वायु में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हटती है, ये हम जानते हैं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब यहाँ पे हम देखें कि जो किरण आ रही है वो जो है नॉर्मल के साथ जो कोण बनाती है उसको हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और जो प्रवेश दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और अविलंब से दूर हटती है उस एंगल को हम रिफ्रैक्शन एंगल कहते हैं, यानी अपवर्तन कोण कहते हैं। तो आर से हम उसको प्रदर्शित करते हैं, इंसिडेंट एंगल को आई से हम प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें हमें पता है कि आर का मान क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि हम ये पहले भी क्लियर कर चुके हैं। मैंने पहले बताया, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा उस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, जरूर आप उस वीडियो को देखें कि आर का मान आई से क्यों बड़ा होता है और क्यों जो है अविलंब से दूर हट जाती है अपवर्तित किरण। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो किरण है, आई जो एंगल है वो क्या होगा, छोटा होता है आर से, यानी हम कह सकते हैं, जैसे आप देख लेंगे इस डायग्राम में, जैसी जो एंगल जो है आई आई हमने इसको जो है दिखा रखा आपतन कोण, और जो है आर जो है हमारे पास अपवर्तन कोण है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रवेश कर रही है, यानी कोण आई जो है आर देखेंगे आप, तो आर का मान क्या हो रहा है, आई से बड़ा है। तो आप यहाँ पे हम कहेंगे जो परावर्तन अपवर्तन कोण है वो आपतन कोण आई से क्या होता है, बड़ा होता है यहाँ पे। तो जैसे जैसे यहाँ पे हम कहेंगे
तो यदि अब हम क्या करें, आपतन कोण जो हमारे पास आपतन कोण है आई, उसका मान अगर हम धीरे धीरे बढ़ाएं तो धीरे धीरे बढ़ाने पर आर का मान भी क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। जैसे जैसे क्योंकि आई का मान बढ़ेगा आर का मान भी बढ़ना शुरू होता है। आर का मान बढ़ेगा जिसको हम अपवर्तन कोण कहते हैं, आपतन कोण के मान के बढ़ने पर अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाता है। एक विशेष कोण पर यानी विशेष आपतन कोण पर आप कह सकते हैं इसको कि एक स्पेशली एक ऐसा एंगल होगा जो हमारा आपतन कोण एक ऐसा एंगल होगा जिस पर जो परावर्तित किरण जो अपवर्तित किरण है वो जो है क्या करेगी, नॉर्मल के साथ 90 अंश का कोण बनाएगी, यानी जो अपवर्तन कोण है वो जो है 90 अंश हो जाएगा। इस विशेष कोण को ही हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। इसी को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, जिसको हम IC से प्रदर्शित करते हैं या इसको हम C से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो IC एक ऐसा विशेष आपतन कोण है जिस पर अपवर्तन कोण जो है 90 अंश हो जाता है, यानी रिफ्रैक्शन एंगल जो है 90 एंगल हो जाता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, सेकंड डायग्राम हमने यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे हमने जो है सेमी सर्कुलर ग्लास ले रखा है, ग्लास स्लैब है। सेमी सर्कुलर ग्लास स्लैब यानी ये कांच है, जो मीडियम है वो डेंस मीडियम है और वायु से जो है रेयर मीडियम है। डेंस मीडियम या जो है लेस डेंस मीडियम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऊपर वाला मीडियम नीचे वाला मीडियम जो है डेंस मीडियम है, ऊपर जो एयर है उसको जो लेस डेंस मीडियम कह रखा है यानी विरल माध्यम है। तो सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है, हमने बताया था। लेकिन इतना दूर हटेगी एक विशेष कोण पर कि जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इस अपवर्तन इस आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, जिसको हमने C या IC से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। इसको आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने बताया कि ये IC से अगर हम प्रदर्शित करते हैं इस आपतन कोण को जिसको हम क्रांतिक कोण कह रहे हैं, तो क्रांतिक कोण हमारा एक विशेष ऐसा कोण है जिस पर अपवर्तन कोण क्या हो जाता है, 90 अंश हो जाता है। अब अगर हम एक स्थिति ऐसी आती है, तीसरी स्थिति अगर हमारे पास, जैसे हमने फर्स्ट डायग्राम देख लिया, सेकंड डायग्राम देख लिया, तीसरी स्टेज ऐसे आती है अगर हम आपतन कोण को जो हमारा क्रांतिक कोण था IC उससे थोड़ा सा अधिक कर दें, थोड़ा सा कोण अगर हम बढ़ा दें इस कोण से, तब प्रकाश किरण क्या होने लग जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसा जब हमारे पास क्रांतिक कोण से अगर हम आपतन कोण को थोड़ा सा अधिक कर दें तो प्रकाश किरण जो होती है वो जो है क्या हो जाती है, दूसरे माध्यम में नहीं जाती, सघन से विरल में नहीं जाती, बल्कि क्या हो जाती है, पूर्णतः ही जो है परावर्तित हो जाती है। और पूर्णतः परावर्तित होने से इस घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख लोगे थर्ड डायग्राम, यहाँ पे आप देखिए तीसरा डायग्राम यहाँ पे दिखा रखा है कि जो है रेयर डेंस मीडियम से प्रकाश किरण जो है लेस डेंस मीडियम में जब प्रवेश कर रही है तो वहां पे हमने जो क्रांतिक कोण IC जो है उससे थोड़ा सा मान जैसी बढ़ाया तो वो जो है क्या हो रही है, 90 अंश से भी ज्यादा कोण पर और घूमेगी, यानी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। यानी जो परावर्तित किरण है वो जो है क्या करेगी, परावर्तन के नियमों का पालन करेगी। तब वो जो है डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में नहीं जाएगी, बल्कि क्या होगी, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी जिस माध्यम से चली थी, तो यानी सघन माध्यम से ही वापस लौट जाएगी। तो ये जो है परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पे हम जो है परावर्तन के नियमों का पालन करेंगे, यानी जिस कोण से जाएगी उसी कोण से क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। इस घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये तीन डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड इसमें हमने दिखा रखे हैं। इसको प्रयोगात्मक रूप में हम देखें एक वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर आप देखें कि जो प्रयोगशाला में हम इसको जो है किस प्रकार से समझते हैं। यहाँ पर आप देखें जिस प्रकार से एक सेमी सर्कुलर ग्लास स्लैब दिखा रखा है और सेमी सर्कुलर ग्लास स्लैब हमने लिखा कर उस पर हमने एंगल जो है दिखा रखे हैं, जो हम इंसिडेंट एंगल जिसको हम बताएंगे कि 0 से लेकर 90 तक हमने दिखा रखे। उसी प्रकार से हमें जो रिफ्रैक्शन एंगल मिलेंगे, अपवर्तन कोण मिलेंगे, वो भी हमने 0 से 90 तक देख रहे हैं जैसे दिखा रखा है इसमें। तो आप देखेंगे जैसे हम जो है यहाँ से लाइट को जो है हम इसमें से डालते हैं इंसिडेंट एंगल पे, हम देख रहे हैं आप जो है, तो हम देखेंगे सेमी सर्कुलर स्लैब ही क्यों लिया, ग्लास स्लैब, इसको भी आप समझेंगे क्यों इस तरीके से हमने लिया। हमने जो है सीधा ग्लास स्लैब क्यों नहीं ले लिया, सेमी सर्कुलर क्यों लिया, तो इस चीज को आप समझेंगे। हमें पता है कि हमने सेमी सर्कुलर इसलिए लिया क्योंकि सेमी सर्कुलर का जो सेंटर होगा वो है यहाँ पे आप देख रहे हैं। और प्रत्येक किरण जब जो है प्रकाश किरण जब इस पे पड़ेगी सेमी सर्कुलर पे, तो हमेशा क्या होगी, नॉर्मल पर परपेंडिकुलर होगी। इसको ध्यान रखना है, यानी जो है नॉर्मल जो होगा हमेशा जो है लाइट की डायरेक्शन में होगा। तो हमेशा वो जो है, अगर हम इस मीडियम में देखेंगे जैसे हम इसमें प्रवेश कर रही
क्योंकि जब हम सेमी सर्कुलर स्लैब ले रहे हैं तो हम जो है देख रहे होंगे कि हमने जो दिखा रखा है वीडियो में कि जो लाइट पड़ रही है वो जो है एयर से ग्लास में जा रही है। पहले मीडियम क्या है, एयर है, फिर उसके बाद क्या है, ग्लास है। तो एयर से ग्लास में जब आप देख रहे हो लाइट जा रही है तो वो बेंट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? जबकि हमने बताया कि विरल से सघन माध्यम में जाने पर जो है बेंट हो जानी चाहिए। हमने बताया था कि विरल से सघन में जाने पर अब टुवर्ड्स द नॉर्मल यानी अविलंब की ओर झुक जानी चाहिए। क्यों नहीं झुक पा रही है, आप बता सकते हैं? जी, हमने तीसरा एक टॉपिक आपको बताया था, तीसरी पॉइंट हमने बताया था कि जो है क्यों नहीं मुड़ती प्रकाश किरण। जब अब जो प्रकाश किरण है वो इंसिडेंट जो रेज है वो जो है क्या करती है, नॉर्मल पर जो है लंबवत पड़ती है। विलंबवत यानी जैसी जिस डायरेक्शन में नॉर्मल है उसी डायरेक्शन में जब प्रकाश किरण चलती है तो वो जो है बगैर मुड़े हुए सीधे निकल जाती है, यानी कोण आई और कोण आर का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। तीसरा केस हम उसमें बता चुके हैं, मैंने इसीलिए कहा उस वीडियो को जरूर देखें। हमने जो बताया था तीसरा केस कि अगर एंगल जो है क्या है, आई का मान 0 है, यानी जिस डायरेक्शन में नॉर्मल है उसी डायरेक्शन में रे जा रही है, एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी क्या होगा, 0 होगा। एंगल आर 0 होगा तो इसलिए जो है आप देखेंगे बिना मुड़े हुए सेमी सर्कुलर स्लैब में जैसी प्रकाश किरण हम दे रहे हो तो वो सीधे जा रही है और जहां पे हमने वो दिखा रखा बिंदु वहां पर पड़ रही है। तो वहां पर हम जैसे जैसे इसलिए जो है ग्लास स्लैब से अब हमारे पास जैसे बिंदु ओ से आप देख रहे होंगे ग्लास स्लैब से अब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में सघन से वाई में प्रवेश कर रही है। आप देख रहे होंगे वीडियो में आप देख रहे हैं सघन से वाई में प्रवेश कर रही है। तो अब सेमी सर्कुलर स्लैब लेने का कारण आप समझ गए होंगे क्यों लिया, क्योंकि प्रत्येक बार अभिलंबवत प्रकाश किरण जो है क्या और ये कोण आए और कोण आर का मान 0 सीधे निकल जा रही है। लेकिन जब हमने जो मीडियम डेंस मीडियम है वहां पर प्रकाशित बिंदु हमने ओ ले रखा है, जहां से आप देख रहे होंगे जो है प्रकाश नॉर्मल, अगर हम देख लें नॉर्मल हमने खींची हुई रे और वहां से हम जैसे जैसे एंगल को देख रहे होंगे आई का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे देख रहे होंगे आर का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और एक विशेष कोण पर 90 हो जाता है जिसको हमने क्रांति कोण का देखा आपने 90, और उससे थोड़ा सा अधिक करने पर देख रहे होंगे 41 से थोड़ा सा आगे यानी 42 के लगभग जो है क्रांति कोण का मान होता है ग्लास स्लैब के लिए। 41 पॉइंट जो है 8 डिग्री यानी लगभग 42 डिग्री हम इसको ले लेते हैं। तो 42 डिग्री पर जो है देख रहे होंगे आप जो है क्या हो जा रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश किरण जो है उसी माध्यम में जो है वापस लौट जा रही है, सघन माध्यम से ही सघन माध्यम में वापस लौट जा रही है। आप इस वीडियो से समझ पा रहे होंगे। तो ये कोण 42 एंगल आ रहा है जिसको हम जो है क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। क्रांति कोण से थोड़ा सा अधिक करने पर प्रकाश किरण जो है क्या हो जा रही है, उसी माध्यम में वापस लौट आ रही है। तो इस प्रयोगात्मक अध्ययन से भी आप इसको समझ पा रहे होंगे कि जो है क्रांति कोण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से संबंधित हमारे पास जो एग्जाम्पल है, कुछ घटनाएं हमारे जो दैनिक जीवन में उनके बारे में हम जानेंगे। जैसे हमारे पास उसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से संबंधित कुछ एप्लीकेशन है उनके बारे में हम जानेंगे। मिराज मरीचिका जिसको कहते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगला वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। साथ ही हम फाइबर ऑप्टिक्स प्रकाशित तंतु के बारे में भी जानेंगे उस वीडियो में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से संबंधित घटना पे आधारित है, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज हम जो समझना चाह रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पहले उसको हम अच्छी तरीके से समझ लें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमने बताया कि एक विशेष आपतन कोण से जिसको हम क्रांति कोण कहते हैं उससे थोड़ा सा मान अगर हम बढ़ा दें तो वो जो है प्रकाश किरण सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है, विरल माध्यम में नहीं जाती। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो आपके पास जो एग्जाम में कंडीशन पूछी जाती है, कंडीशन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें, कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी परावर्तन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। परावर्तन के नियमों का पालन इसमें होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे मीडियम, आप देखेंगे सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश किया बिना ही जो है प्रकाश किरण क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। जो हमने परावर्तन के नियम पढ़े हैं उनमें हमने जाना है कि जो हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि उसमें हमने जो दर्पण लिया है उसकी एक पॉलिश, एक सिरा उसका एक भाग पॉलिश किया होता है, यानी एक तरफ एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है जो प्रकाश किरणों को मोड़ देता है, दूसरे सिरे में प्रवेश करने नहीं देता। लेकिन यहाँ पर पॉलिश नहीं किया है, स्लैब या कांच में पॉलिश नहीं किया है। अपवर्तक पृष्ठ में जो है प्रकाश किरण बगैर पॉलिश किए ही जो है क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, यानी मुड़ जा रही है प्रकाश किरण, विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में नहीं जा रही है, उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, उसी को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं।
तो परावर्तन के नियमों का पूरा पालन करती है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इसको आपने ध्यान रखना है। तो साथ ही हमारे पास जो इसके लिए आवश्यक शर्तें, कंडीशन क्या है, वो आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे पहला पॉइंट है, सघन प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा हो। प्रकाश किरण हमने बताया जैसे सघन माध्यम कांच हो गया और विरल माध्यम जैसे वायु हो गया, उसमें प्रवेश कर रहा हो, तो इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा होगा और विरल से सघन में प्रवेश कर रहा होगा, तब जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझ पा रहे हैं आप? विरल से सघन में प्रवेश करने पर जो प्रकाश किरण है वो क्या होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल यानी अविलंब की ओर झुकती है, तो उसमें परावर्तन होने का सवाल ही नहीं होता। तो इसलिए जो है हम क्या कहते हैं, मीडियम जो होना चाहिए, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए प्रकाश किरण। तो ये इसकी कंडीशन है। पहली कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही हो। दूसरे कंडीशन आपको ध्यान रखना है, दूसरा जो शर्त है इसके लिए कि जो आपतन कोण है, आपतन कोण जो होना चाहिए क्रांति कोण आईसी से बड़ा होना चाहिए। जो आपतन कोण है क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए, यानी जो आपतन कोण हम आई ले रहे हैं वो आई इज ग्रेटर देन आईसी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए आपतन कोण? हमने बताया अगर क्रांति कोण होगा तो वो अपवर्तन जो है क्या होगा, 90 अंश कोण बनाएगा और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी हो पाएगा जब हम उसको आपतन कोण को जो है क्रांति कोण से थोड़ा अधिक कर दें। तो थोड़ा अधिक करने पर अगर हम क्रांति कोण का मान जैसे अगर आपतन कोण का मान बड़ा कर दें तो जो है तब प्रकाश किरण सघन माध्यम में वापस लौट आती है। तो इसके लिए हमने कंडीशन बताया कि जो है हमेशा जो है क्या होना चाहिए, आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। तो अलग अलग मीडियम के लिए, जैसे डेंस मीडियम हमारे पास हीरे के लिए जो है क्रांति कोण अलग होता है, ग्लास के लिए अलग होता है, सबका क्रांति कोण अलग अलग है डेंस मीडियम का। इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो उसके अपवर्तनांक पर भी निर्भर करता है कि जो है कांच का अपवर्तनांक कितना है, पानी का अपवर्तनांक कितना है, उसके बारे में हम जानेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर हम समझ लें उसको कि जो अपवर्तनांक जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं उस पर किस प्रकार निर्भर करता है, क्रांति कोण। तो वहां पर हमारे पास जो अगला टॉपिक एग्जाम में पूछा भी जाता है उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन भी आएंगे, अपवर्तनांक और क्रांति कोण में संबंध, जिसको हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्रांति कोण और अपवर्तनांक में संबंध क्या है, जिसके बारे में हम एक रिलेशन दोनों के बीच हमें पता लग पाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम म्यू से हम इसको दिखाते हैं, या एन से मैंने बताया, एन से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, म्यू से भी हम इसको प्रदर्शित करते हैं। कुछ बुक्स में म्यू है, कुछ बुक्स में हमारे पास N1 N2 इस तरीके से हम दिखाते हैं। तो एक मीडियम का अपवर्तनांक μ1, दूसरे मीडियम का अपवर्तनांक μ2, यानी कुछ भी हो सकता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर। लेकिन डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में प्रवेश करेगा तो पहला माध्यम डेंस हो जाएगा, दूसरा माध्यम जो है रेयर हो जाएगा, जिसको हम मीडियम को μ1 और μ2 से हम उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अपवर्तनांक में हम समझ लें कि उस पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो हम कहेंगे कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, जिसका हम अपवर्तनांक क्या ले लें, μ1 ले लें, से विरल माध्यम में जिसका अपवर्तनांक μ2 है में प्रवेश करता है, तो हमने पता था कि जो है क्या हो जाता है, अभिलंब से दूर हटता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम देख लें, स्नेल का नियम हम लगा लें। स्नेल का नियम हमने पढ़ा था कि जो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होता है N2 अपॉन N1, यानी आप देख लें साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई हमारे पास जो है आपतन कोण होता है और साइन आर जो है अपवर्तन कोण होता है। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर μ2 अपॉन μ1, जिसको हम 1μ2 भी कहते हैं। 1μ2 से हम उसको प्रदर्शित करते हैं। तो स्नेल का नियम हम देख लें, म्यू साइन आई अपॉन साइन आर बराबर μ2 अपॉन μ1 बराबर 1μ2। इसको हम बता चुके हैं पहले भी, इसको आप जरूर देखें उस वीडियो को, जहां पर आपको ये सारे क्लियर हो पाएंगे कि 1μ2 अपॉन μ1 क्यों लिखा हमने, साइन आई अपॉन साइन आर। तो स्नेल के नियम से हम देख लें कि हमने बताया कि जो क्रांतिक कोण है उसका मान जो है IC क्या है, विशेष आपतन कोण के लिए। आप देख लें जो हमने सेकंड डायग्राम दिखाया था उसमें आप समझ लें कि जो आपतन कोण है वहां पर हमारे पास जो मीडियम है सघन माध्यम, वो हमारा ग्लास स्लैब है। तो यहाँ पर हमने जो ग्लास स्लैब दिखा रखा है, यहाँ पे आप देख रहे ग्लास स्लैब हमारे पास जो है सेमी सर्कुलर ग्लास स्लैब है, जो हमारा डेंस मीडियम है, जिसको हम μ2 से हम उसको दिखा रहे हैं, और रेयर मीडियम हमारा μ1 है। तो वहां पे हमने जो दिखाया था कि आपतन कोण जिस कोण पर जो है आपतित हो रहा है वो क्रांतिक कोण था, जिसको हम IC से प्रदर्शित कर रहे हैं। तब हमारे पास R का मान देख रहे हो कितना हो जा रहा है, 90। R का मान जो है 90 अंश हो जा रहा है। तो हम देखेंगे
आई बराबर हम आई सी रख लेंगे, आर बराबर हम 90 रख लेंगे स्नेल के नियम में। तो साइन आई अपॉन साइन आर में देख लें साइन आई सी अपॉन साइन आर की जगह साइन 90 बराबर हो जाएगा 1 म्यू 2। आप समझ रहे होंगे साइन 90 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है, तो 1 अपॉन साइन, यहाँ पर हमारे पास साइन आई सी अपॉन साइन आई सी अपॉन साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन आई सी अपॉन साइन 90 की वैल्यू 1 रख लेंगे तो बराबर हो जाएगा 1 म्यू 2। तो 1 म्यू 2 बराबर क्या आ जाएगा, 1 म्यू 2 बराबर आ गया साइन आई सी, या साइन सी भी कहते हैं कुछ बुक में आप जानेंगे क्रांति कोण को हम आई सी से दिखा लें या सी से दिखा लें, तो साइन आई सी बराबर आ जाएगा 1 म्यू 2। अब हम जानते हैं कि 1 म्यू 2 यानी 2 म्यू 1, हमने जो है उत्क्रमणिता का नियम पढ़ा है, रिवर्सिबल होती है रे हमने पढ़ा है, 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 बराबर 1 होता है, तो 2 म्यू 1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 म्यू 2। इसको आपने ध्यान रखना है, 2 म्यू 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 म्यू 2, तो 2 म्यू 1 बराबर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू 1 म्यू 2 के बराबर 1 म्यू 2 की वैल्यू साइन सी रख लें, तो 2 म्यू 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन सी। तो ये जो है 2 म्यू 1 आपको ध्यान रखना है कि जो है म्यू 1 अपॉन म्यू 2 होता है 2 म्यू 1, और 1 म्यू 2 जो है म्यू 2 अपॉन म्यू 1 होता है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो 2 म्यू 1 जो आया हमारे पास उसका मान आया 1 अपॉन साइन सी, यानी जो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, यानी आप कहेंगे कि जो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, सेकंड मीडियम हमारे पास एयर था और फर्स्ट मीडियम हमारे पास ग्लास था, तो ए एन जी इसको हम कहेंगे, ए एन जी बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन सी, यानी जो कांच है यानी जो सेमी सर्कुलर स्लैब लिया उसका अपवर्तनांक हमें निकालना था, वायु के सापेक्ष ही हमें अपवर्तनांक निकालना होता है, तो ए एन जी बराबर आप समझ जाएंगे, यानी ए एन जी कह लो या ए म्यू जी कह लो, मैंने बताया एन से भी प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए म्यू जी कह लो, या हमने 2 म्यू 1 से हमने दिखा रखा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन सी। दूसरा माध्यम हमारे पास वायु हो, पहला माध्यम हमारे पास पानी हो, यानी जो माध्यम है माध्यम फर्स्ट हमारे पास जल हो, सेकंड मीडियम हमारे पास वायु हो, यानी 2 म्यू 1, तो हम ए म्यू डब्ल्यू कह सकते हैं, तो ए म्यू डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन सी। ए म्यू डब्ल्यू यानी मैंने बताया म्यू डब्ल्यू अपॉन ए म्यू डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए, बराबर म्यू डब्ल्यू का म्यू ए का मान 1 होता है, वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, ये भी जाना हमने, जल का अपवर्तनांक जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है पानी का 4/3 होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 3/2 होता है, सबका अलग अलग होता है, इसको ध्यान रखना आपने। तो म्यू डब्ल्यू ए आप समझ लें, तो ए म्यू डब्ल्यू हमारे पास आ जाएगा, ए म्यू डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन सी, इसको म्यू डब्ल्यू भी कह सकते हो, तो म्यू डब्ल्यू बराबर आ जाएगा 1 अपॉन साइन सी, तो यानी जो पानी का अपवर्तनांक आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन सी, यानी साइन सी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये रिलेशन हमारे पास आता है क्रांति कोण सी, क्रांति कोण हो जाएगा जिसको हम आई सी से भी दिखाते हैं, तो साइन आई सी कह लो या साइन सी कह लो, तो अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास म्यू ए डब्ल्यू हो गया, और साइन आई सी जो है हमारे पास क्रांति कोण हो गया, तो इसका संबंध हमारे पास आता है, ये रिलेशन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, उसको हम जानेंगे किस प्रकार से हम समझते हैं, तो उसको सीखें हम जाने। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल भी हैं, तो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के न्यूमेरिकल या बोर्ड एग्जाम के न्यूमेरिकल यहाँ पे हम देख लें। तो न्यूमेरिकल यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे हमने दिखा रखा है कि एक प्रकाश किरण पुंज समकोण त्रिपार्श्व पर चित्र की भांति लंबवत आपतित होती है तथा एसी सतह पर पड़ने पर सतह को छूती भी चली जाती है, त्रिपार्श्व का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, साइन दिया है साइन थीटा बराबर 5/8। तो ये क्वेश्चन है आपको, एक त्रिपार्श्व यानी प्रिज्म जैसे हमारे पास होता है, जहां पर आप देखेंगे कि जो प्रिज्म जो हमारे पास त्रिपार्श्व है उसमें समकोण त्रिभुज की तरह ले रखा है, यानी समकोण त्रिपार्श्व है, एक साइड उसकी समकोण होगी यानी 90 एंगल, जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख भी रहे दिया है, और उस पर जो है लंबवत आ रही है और सीधे प्रवेश करते हुए सतह एसी पे छूती हुई जो है उसको स्पर्श करते हुए जो है सतह पर जो है छूती हुई चली जाती है। तो यहाँ पे हमें जो है साइन उसका जो अपवर्तनांक निकालना है, यानी जो एक ग्लास स्लैब है इसका जो है हमें क्या निकालना है अपवर्तनांक निकालना है, त्रिपार्श्व का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, कितना होगा इसका अपवर्तनांक। तो इस क्वेश्चन को हम देख लें, यहाँ पर हम देख लें कि जैसे इस तरीके से हमने जो है वीडियो दिखा, जो यहाँ पे आप देख लें इस तरीके से हमने जो है डायग्राम दिखा रखा है कि त्रिपार्श्व है ए बी सी, यहाँ पे आप देख रहे हो ए कोण हमारे पास थीटा एंगल दे रखा है डायग्राम में जैसे दिखा रखा है, और बी सी इसका बेस हो जाएगा, ए सी यहाँ पर देखेंगे
तो यहाँ पर हमने जो है जैसे दिखाया कि एक लेजर बीम से लाइट इस पे हमने जैसी डाली तो सतह बिंदु पर यहाँ पर देख रहे होंगे पड़ रही है और उसके बाद सीधी निकल जाती है और उसको जो है सतह AC को छूती हुई जो है निकल जाती है, तो स्पर्श करते हुए जो है निकल जा रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऐसा होने पर कि हमने जो है दिखा रखा है कि जो बिंदु लेजर बीम यहाँ से पड़ी AB साइड पर जैसी पड़ रही है तो B पर आप AB साइड में आप देख होंगे जो बिंदु दिखा रखा है वहां पर हम क्या खींचेंगे, अभिलंब खींचने, नॉर्मल खींचने। तो जैसे हमने यहाँ पे नॉर्मल दिखा रखा है तो नॉर्मल पे जो है अभिलंब पड़ रही है, यानी हमने बताया था कि जब केस थर्ड हम पहले बता चुके कि जब प्रवेश जो है लंबवत प्रवेश करती है यानी एंगल I का मान 0 हो जाता है, एंगल R का मान भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम पहला इंसिडेंट एंगल I1 ले लें और रिफ्रैक्शन एंगल जो है सीधे प्रवेश कर रही, लंबवत प्रवेश कर रही तो I की वैल्यू भी 0 है, R की वैल्यू भी 0 है, तो सीधे सीधे निकल के जो है सतह AC पर पड़ रही है। और AC पर देखेंगे आप जैसे हमने इस पर नॉर्मल खींचा, ये हमने जो अभिलंब खींच लिया इस पे एक लंब, तो वहां पर जो है इसको देखेंगे आप स्पर्श करते हुए चली गई किरण। तो यहाँ पे हम जो है इसको देखेंगे, इसका अपवर्तनांक हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको हम एक त्रिभुज के तरीके से हम देख लें कि ABC हमने यहाँ पे त्रिभुज दिखा रखा है, इस ABC त्रिभुज में आप देखेंगे एंगल A थीटा दिखा रखा हमने, एंगल B आप देखेंगे कितना हो रहा है 90 है, और यहाँ पे हमारे पास ये हमने जो है इस एंगल को हमने 90 दिखा लिया। और यहाँ पे देखेंगे जो ये एंगल, ये वाला एंगल जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आप देखेंगे ये वाला एंगल, क्योंकि ये 90 है ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। आप देखोगे ये नॉर्मल हमने खींचा, AC सतह पे 90 एंगल बना रहा था, तो यहाँ पे AC पे हमने जैसे 90 एंगल पे देख रहे आप, तो ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। इसको आप समझ पा रहे हैं, हो जाएगा। तो इस डायग्राम में हम देख लेंगे कि जो AC सतह पर जो इंसिडेंट एंगल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो यानी R2 का मान अगर हम थीटा ले लें और एंगल हम जो है I2 हम जो है देख लें कि जो इंसिडेंट एंगल आप देख लें, माध्यम जो है हमारे पास, दूसरा माध्यम कैसा है, पहला माध्यम हमारे पास एयर से सघन माध्यम 2 में जा रहा था, अब 2 से 1 में जा रहा है, यानी डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जब प्रवेश करेगा तो आप देखेंगे डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में क्या हो जा रहा है सतह के लंबवत हो जा रहा है, यानी रिफ्रैक्शन एंगल जो है यहाँ पे आप देखेंगे जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंगल जो है 90 हो जाएगा। I जो इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको हम I2 मान लें। अगर हम उत्क्रमणीय हम जो है प्रकाश किरण को तो हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पे हम जो है प्रकाश किरण को हम क्या मान लेते हैं उत्क्रमणीय। अगर हम प्रकाश किरण को उल्टा कर लें तो हम मान लें कि यहाँ से आ रही है और उधर को निकल जा रही है, तो इधर से आने पर हमारे पास इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा I2 और रिफ्रैक्शन एंगल क्या हो जाएगा R2। तो इसको हम R2 ले लें, उसको हम I2 ले लें, I2 यानी 90 हो जाएगा और R2 हमारे पास, तो R2 हमारे पास जो है थीटा हो जाएगा। तो R2 एंगल हमारे पास थीटा हो गया, I2 एंगल हमारे पास 90 हो गया। स्नेल का नियम से हम देख लें, स्नेल का नियम हम लगा लें तो साइन I अपॉन साइन R बराबर क्या होता है 1 n μ2 यानी μ2 अपॉन μ1 हो जाता है। तो 1 μ2 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 1 μ2 यानी जो है साइन I का मान हमारे पास जो हम कहेंगे साइन I2 हो जाएगा अपॉन साइन R2 हो जाएगा। साइन I2 की वैल्यू हम 90 रख लेंगे, साइन 90 अपॉन साइन R2 की वैल्यू थीटा रख लेंगे। तो साइन 1 μ2 बराबर हमारे पास जो अपवर्तनांक आ जाएगा वही हमें निकालना है वायु के सापेक्ष, इस त्रिपार्श्व का अपवर्तनांक हो जाएगा 1 μ2। तो 1 μ2 बराबर आ जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे साइन I2 अपॉन साइन R, यानी साइन I2 की वैल्यू साइन 90 और साइन R की 2 की जो वैल्यू थीटा रख देंगे, तो साइन 90 अपॉन साइन थीटा। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। साइन थीटा का मान आप देख लें, हमारे पास दिया है 5/8 दिया हुआ है साइन थीटा का मान, तो यहाँ पे हम रख लें इसकी वैल्यू, तो 1/5/8 रख लेंगे, 8 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8/5। तो 1 μ2 बराबर आ जाएगा 8/5, यानी 8 में 5 का डिवाइड कर ले तो 1.6। तो इस त्रिपार्श्व का अपवर्तनांक जो है 1.6 आ जाएगा, यही हमें निकालना था। इसका अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाली तो 1 μ2 हमारे पास आ जाएगा 1.6, 8 में हमने 5 का डिवाइड किया। तो इस प्रकार से हम इस न्यूमेरिकल को करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देख लें जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, एग्जाम में पूछे भी गए, तो ये न्यूमेरिकल हम देख लें दूसरा। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लें। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, एक प्रकाश किरण कांच जिसका अपवर्तनांक Ang बराबर 3/2 दिया है में से गुजरने के बाद वायु कांच की क्षैतिज सतह पर क्रांति कोण पर आपतित होती है। यदि कांच वायु की सतह पर पानी
ANW जिसका अपर्तनांक हमें दे रखा 4/3 की परत फैलाई जाए तो प्रकाश किरण पानी वायु की सतह से वायु में किस कोण पर निर्गत होगी। ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखा है एक प्रकाश किरण जो है बता रखा है कि कांच से जो है वायु में प्रवेश कर रही है और क्षितिज के साथ क्रांति कोण पर प्रवेश कर रही है। तो जब वो कांच वायु में प्रवेश कर रही है और वो क्रांति कोण पर आपतित हो रही है तो यहाँ पे हम समझ लें कि इस प्रकार से एक ग्लास स्लैब है जिसमें हमने दिखा रखा है ग्लास स्लैब और उसके साथ जो क्रांति कोण यानी आपतित किरण जो हमने दिखा रखा I बराबर IC ले लो या C के बराबर ले लो। हमने बताया तो कांच के साथ आप देखोगे I बराबर IC। इस क्रांति कोण से जब आपतित होती है तो वायु में जाने पर क्या हो जाएगी, हमने बताया था कि क्या होती है, सघन से विरल माने अविलंब से दूर हटती है। तो यहाँ पे अविलंब से दूर हटना था, लेकिन क्या किया उसके बाद यहाँ पे हमने क्रांति कोण पर जब आपतित होती है कांच की किरण, उसके ऊपर हमने जो एक लेयर है, परत है, वो पानी की परत उसके ऊपर रख दी जिसका अपर्तनांक 4/3 है। यानी आप देखेंगे जो हमारे पास μ1 मीडियम है वो ग्लास है, μ2 मीडियम अब हमारे पास क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे μ1 और μ2 इसको आप समझेंगे यानी N1 और N2 अगर हम इसको लिख लें तो यहाँ पे हमारे पास N1 जो ANG है और N2 हमारे पास ANW है। तो इसको भी आप समझेंगे तो ANW का मान हमारे पास 4/3 है, ANG का मान हमारे पास 3/2 है। तो जैसे हमने उसमें पानी की परत फैला दी, अब हमारे पास जो पानी की परत यानी कांच से प्रकाश किरण किस में जाएगी, पानी में जाएगी। सघन माध्यम हमारे पास कौन सा होता है, कांच होता है, विरल होगा उसके सापेक्ष विरल हो जाएगा 4/3 क्योंकि इसका अपर्तनांक कम है कांच के अपर्तनांक से। तो वहां पे जब प्रवेश करेगी तो हमें पता है कि क्या हो जाएगा, विरल माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हट जाएगी। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी अविलंब से दूर हटेगी तो वो कोण हम मान लेते हैं कि R है। किस कोण पर हट रही है, R कोण पर। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो R कोण दिखा रखा है और ये जो है सीधी चली पानी की सतह पर और ऊपर देखे होंगे पानी की सतह जैसी खत्म होगी उसके ऊपर का माध्यम कैसा है, एयर। थर्ड मीडियम हमारे पास वायु है जिसका अपर्तनांक 1 होता है, इसको भी आप जानते हैं। तो वहां पर जो है निर्गत जो है वो कह रहा है कि किस कोण पर निर्गत होगी, उसका मान हमें निकालना है कि किस कोण पर निर्गत होगी वायु में। जब वो प्रवेश करेगी प्रकाश किरण पानी से वायु में प्रवेश करेगी तो उसकी जो है कोण कितना हो जाएगा उसको हमें निकालना है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि ये जो IC एंगल हमने जो दिखा रखा है क्रांति कोण पर जो हमारे पास प्रकाश किरण कांच के लिए पड़ेगी तो वो जो है R' कोण पर जो है अपवर्तित हो जाती है और पानी के साथ। और वहां पर हम देख लेंगे कि ये हमने क्या खींच लिया है, इस बिंदु पर भी हमने क्या खींच लिया, एक नॉर्मल खींच लिया, वायु कांच के साथ हमने नॉर्मल खींच लिया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो हमें दिया हुआ है ANG बराबर 3/2 और ANW बराबर 4/3 यानी जल का अपर्तनांक और वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक और वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक हमें दिया हुआ है 3/2 और वायु के सापेक्ष पानी का अपर्तनांक दिया 4/3। तो हम यहाँ पे देख लें कि क्रांति कोण और हमने जो है अपर्तनांक में एक संबंध बताया था कि जो है साइन ANG बराबर क्या बताया था 1/sin C। तो साइन C बराबर क्या हो जाएगा 1/ANG। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन C बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1/ANG। ANG की वैल्यू 3/2 है तो यानी उल्टा कर लें इसको तो रिसिप्रोकल कर लेंगे तो 2/3। साइन C की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3। इसको हम आगे कहीं पे वैल्यू को पुट करेंगे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो साइन C का मान हमने कितना निकाल दिया 2/3 है। अब हम देख लें जो मीडियम हमने बताया कि कांच है और उससे पानी में जो है प्रकाश किरण जा रही है। तो जो है एक मीडियम ग्लास है दूसरा मीडियम वाटर है। तो वहां पे हमें जो अपर्तनांक निकालना पड़ेगा GNW निकालना पड़ेगा कि कांच के सापेक्ष पानी का अपर्तनांक क्या होगा GNW। क्योंकि जो है जब हम स्नेल का नियम लगाएंगे तो वहां पे हमारे पास जो प्रकाश किरण हो जाएगी हम कहेंगे कि जो है साइन I/sin R बराबर क्या हो जाएगा μW/μg यानी जी जिसको हम क्या कहेंगे GNW कहेंगे। तो यानी जिसको हम GNW कहेंगे तो GNW की हमें जरूरत पड़ेगी। तो स्नेल के नियम में हम तो GNW हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हम पहले भी इसको बता चुके हैं कि GNW यानी कांच के सापेक्ष पानी का अपर्तनांक GNW बराबर होता है ANW/ANG। ये हम पहले भी बता चुके कि किस प्रकार से हम निकालते हैं इसका ANW/ANG। हम इसको करेंगे तो ANW का मान 4/3, ANG का मान 3/2 यहाँ पे हम रख लें तो 4/3 और 3/2 यानी ये हो जाएगा 8/9। तो यहाँ पे हमारे पास WNG का मान हमने जो है GNW का मान हमने जो है कांच के सापेक्ष पानी का अपर्तनांक हमने निकाल दिया 8/9। तो GNW का मान हमने जो है 8/9 निकाल दिया। स्नेल के नियम से अब हम देख लें, स्नेल का नियम हमने जो है कांच से जो है पानी में प्रवेश कर रहा है प्रकाश किरण। तो जो है हम अपर्तनांक यहाँ पे हमारे पास जो क्रांति कोण है IC
वो हम सी दिखा रखा है, और आर हमने जो है अपवर्तन कोण ले लिया, आर का मान हम निकालेंगे यहाँ पे। तो हमने पढ़ा है कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, जी एन डब्ल्यू। साइन आई की जगह साइन आई सी यानी साइन सी ले लेंगे हम उसको, तो साइन सी अपॉन साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, जी एन डब्ल्यू। जी एन डब्ल्यू का मान हमने क्या निकाला, 8/9 निकाल दिया। 8/9 तो हम इससे क्या निकालेंगे, साइन आर का मान निकालेंगे। तो साइन आर बराबर हमारे पास आ जाएगा, देख लेंगे आप, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, साइन सी बटे में क्या हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। साइन सी का मान हमने निकाला था, साइन सी की वैल्यू यहाँ पे रख लो। देखो साइन सी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 2/3 निकाला था। तो 2/3 इसको हम गुणा कर लेंगे किससे, 9/8 से। तो 2/3 को गुणा करेंगे 9/8, क्योंकि बटे में 8/9 है, उल्टा कर लेंगे 9/8 हो जाएगा। 8 से 3 से जो है 9 से 3 कट जाएगा, 3 3 9, 2 से 8 कट जाएगा 4, तो 3/4। साइन आर का मान क्या आ जाएगा, 3/4। तो ये हमने जो है साइन आर का मान निकाल दिया यहाँ पे। तो साइन आर की वैल्यू हमने जो निकाली 3/4। तो साइन आर का मान हमारे पास 3/4 निकल गया। अब हम देखें कि जो प्रकाश किरण जो है कांच पानी से जो है किसमें प्रवेश करेगी, वायु में प्रवेश करेगी। तो अब हमें जो है जी, आप देखेंगे WNA, इसको हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, WNA। तो क्योंकि वाटर से जो है अब एयर में मीडियम हो रहा है, तो स्नेल के नियम में आप देखेंगे ये वाला कोण आर हमने बताया। अब ये जो है आपतित होती है नॉर्मल पे जो है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन पे ये वाला एंगल हमने बताया था, एकांतर कोण क्या होते हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच का जो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ये वाला कोण आर होगा, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये आर कोण पर जो है आपतित हो रही है इस नॉर्मल पर, और जो है क्या हो जा रही है, वो कोण जो है क्या है, निर्गत कोण हमें निकालना है, वो हमने मान लिया आर डैश है वाला। ये आपतन कोण तो आर हो गया, और निर्गत कोण क्या है, आर डैश ले लिया हमने। तो निर्गत कोण आर डैश ले लिया, तो हम जो है स्नेल के नियम से हम फिर देख लें कि साइन आर अपॉन, यानी साइन आई अपॉन साइन आर होता है, साइन आई की जगह साइन आर हो जाएगा। साइन पहला इंसिडेंट एंगल आर है, और रिफ्रैक्शन एंगल हमारे पास आर डैश है। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर WNA होगा। तो WNA आप देख लेंगे जो हमारे पास साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई की जगह साइन आर हो जाएगा, साइन आर की जगह साइन आर डैश होगा। तो साइन आर अपॉन साइन आर, साइन आर अपॉन साइन आर डैश बराबर हो जाएगा WNA। WNA को हमने बताया उत्क्रमणीयता के नियम से हमने पढ़ा है, WNA बराबर क्या हो जाएगा, AN1/ANW लिख सकते हैं। तो 1/ANW यानी जो है ANW का मान 4/3 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3/4 इसका मान आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन आर का मान कितना है, 3/4 हम निकाल चुके पहले, साइन आर का मान 3/4, और साइन आर डैश हमें निकालना है। तो साइन आर डैश बराबर जो है यहाँ पे आप देखेंगे 3/4 है। ANW का मान, WNA का मान हमने क्या निकाल दिया, 3/4। 3/4 से 3/4 कट गया, साइन आर का मान क्या आ जाएगा, 1। साइन आर डैश इक्वल टू आ जाएगा 1। साइन आर डैश का मान यानी निर्गत कोण ही हमें निकालना था, तो निर्गत कोण साइन आर डैश बराबर 1। तो साइन आर में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की। तो साइन 90 का मान 1 होता है। तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, 90। तो ये निर्गत कोण आप कहेंगे कि 90 अंश पे जो है, यानी पानी के जो है सतह के समांतर होगी, यानी जो है उसको छूती हुई चली जाएगी, स्पर्श करते हुए जाएगी निर्गत कोण यानी रिफ्रैक्शन एंगल। तो ये आर डैश का मान क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसको आप समझ पा रहे होंगे कि हमने बताया कि जो आर डैश है वो हमने स्नेल के नियम से निकाल ले, साइन आर अपॉन साइन आर डैश। क्यों निकाला हमने, साइन आई अपॉन साइन आर, आई की जगह आर है, आर डैश आर की जगह आर डैश है, तो साइन आई अपॉन साइन आर अपॉन साइन आर डैश कर लिया हमने, बराबर WNA का मान हमने ANW से हमने रखा है 4/3। इसका उल्टा कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास WNA बराबर मैंने बताया था 1/ANW होता है। तो ANW का मान 4/3 है, तो उल्टा कर लेंगे इसका 3/4। तो 3/4 से 3/4 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन आर डैश बराबर कितना, साइन आर डैश बराबर 1। तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, 90, यानी जो है निर्गत कोण है वो 90 अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ हमारे पास क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हमने सीखे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, क्रांतिक कोण के बारे में आपने जाना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। अगले वीडियो में हम जो है हमने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिराज और फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में जानेंगे। इससे संबंधित कुछ घटनाएं हैं, उसकी एप्लीकेशन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से संबंधित उनके बारे में हम जानेंगे। मिराज क्या होता है, मर्चिका किसे कहते हैं, और फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, और किस प्रकार की इसकी संरचना उसके बारे में जानेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा।
अच्छा लगे वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए किस प्रकार से आपको टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या समस्या आ रही है। तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहिए, थैंक यू।